गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कल 3 टर्मिनोलॉजी सीखी थी। आई होप थोड़ी थोड़ी याद होंगी आप लोगों को। सेक्शन 61 ऑल्टरेशन, देन सेक्शन 66 रिडक्शन एंड सेक्शन 68 बाय बैक। राइट, तो हमने ये 3 सेक्शन के बीच में डिफरेंशिएशन कर लिया था कि तीनों में होता तो कैपिटल में ऑल्टरेशन है, लेकिन किस टाइप का ऑल्टरेशन हो रहा है वो हमने कंपैरिजन किया था। आज हम फुल फ्लेजेड सेक्शन 68 स्टार्ट करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। राइट, तो स्टार्ट करें सेक्शन 68। तो सबसे पहले सेक्शन 68 की जब हम बात करते हैं तो एक प्रोविजन जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वो आज भी पढ़ेंगे। हर सेक्शन में हमने बात पढ़ी है। दैट इज व्हाट इट इज ऑथराइज्ड बाय। यस, बिल्कुल सही बात। और अगर नहीं हो ऑथराइज तो क्या करोगे? ऑल्टरेशन करोगे। बिल्कुल ऑल्टरेशन करोगे। क्या ये बात सबको पता है? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता है अभी भी ये बात? एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस प्रोविजन? ठीक है, गुड। आगे बोलता है इट वुड बी नेसेसरी टू ऑल्टर द आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर कंपनी कौन सी वाली है? लिस्टेड, तो रेजोल्यूशन किससे पास करना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट। ऐसा ही सेम टू सेम प्रोविजन कहीं और भी पढ़े थे। कहां पे? डीवीआर में। डीवीआर में पढ़े थे ना? यस, डीवीआर में पढ़े थे हम लोग। वहां पे भी डिट्टो सेम प्रोविजन था कि लिस्टेड कंपनी के केस में पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास होगा। अब पोस्टल बैलेट होता क्या है सेक्शन 110 जनरल मीटिंग में पढ़ेंगे, बाद में इसका नंबर आएगा। तो अभी हमने 2 ट्रांजैक्शन याद कर लिए पोस्टल बैलेट के। पहला ट्रांजैक्शन कौन सा याद किया था? डीवीआर। दूसरा ट्रांजैक्शन कौन सा याद कर लिया अभी? बाय बाय। सेक्शन 110 के 10 ट्रांजैक्शन होते हैं। 10 में से कितने आ गए हमारे पास? 2 आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ बायबैक। ये सोर्सेज जैसा कुछ हमने कहीं और पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में, याद और कुछ अगर आप लोगों को। वहां पे 2 सोर्सेज थे हमारे पास, 2 सोर्सेज आउट ऑफ फ्री रिजर्व और न्यू शेयर इशू करके। याद आ रहा है आप लोग को? और जब भी फ्री रिजर्व यूज करते तो क्या क्रिएट करते हैं? सीआरआर। क्या क्रिएट करते हैं? सीआरआर क्रिएट करते हैं। याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक सोर्स एक्स्ट्रा रहेगा हमारे पास। दैट इज व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम। That is what? Securities premium। तो एक तो फ्री रिजर्व है, तो फ्री रिजर्व जब भी यूज करोगे तो क्या क्रिएट करोगे? सीआरआर। दूसरा सोर्स कौन सा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और तीसरा सोर्स वही सेम वाला है, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ओके, इसका मतलब जितने वैल्यू के शेयर बायबैक करने जा रहे हो उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का क्या क्रिएट करना है? सोर्स क्रिएट करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं, अकाउंट्स तो पढ़ रहे नहीं है हम, तो इसलिए सिंपली अंडरस्टैंड कर लो कि अगर 10 लाख के बायबैक कर रहे हो शेयर तो 10 लाख का सोर्स बना लेना। 50 लाख के बना रहे हो बायबैक तो 50 लाख का सोर्स बना लेना। समहाउ आपको सोर्स इक्विवेलेंट वैल्यू का बना लेना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप 50 करोड़ के शेयर बायबैक कर रहे हो, 50 करोड़। आपके पास जो रिजर्व्स अवेलेबल है वो कितने के? 10 करोड़ के। तो 10 करोड़ तो फ्री रिजर्व से आ गया। बाकी के 40 करोड़ के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? शेयर इशू करने पड़ेंगे। सेम वैसा ही जैसा कि हम प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट इक्विटी रेशो, इसको अंडरस्टैंड करना। डेट इक्विटी रेशो नॉट एक्सीडिंग 2:1, ये कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। डेट इक्विटी रेशो नॉट एक्सीडिंग 2:1। आप लोगों ने रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़ा है कभी? पढ़ा है? हाँ, 12th में पढ़ा है। अच्छा, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। सबसे इजी फॉर्मूला होता है याद करने के लिए। बाकी चाहे सब भूल जाए हम, ये तो याद रहता ही है ना। अच्छा, फॉर्मूला होता है डेट अपॉन। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि डेट क्या होता है? कौन सी बोरिंग्स? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कौन सी बोरिंग्स? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, है ना। लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो डेट से मतलब होता है हमारा लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। अच्छा, इक्विटी, इक्विटी के बहुत सारे नामकरण होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं इसको, नेटवर्थ बोलते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। अब ये इक्विटी से क्या मतलब है हमारा? एनी आइडिया? कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये मैं समझना कि मैं अभी आपको एफएम की क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर दी हूँ। मैंने जनरली, क्योंकि टर्म आया तो समझना बहुत जरूरी होता है, रट्टा नहीं मारेंगे हर चीज को, एक बार अंडरस्टैंड एलैबोरेट जरूर करूंगी मैं। तो डेट इक्विटी रेशो, तो डेट से हमारा मतलब है बोरोइंग से, और इक्विटी से हमारा मतलब है ओनर्स फंड से। ओनर्स फंड में क्या आता है? कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, अब ये कितना मेंटेन करना है? कितना मेंटेन करना भाई? मैक्सिमम। इसके बियॉन्ड? अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि यहां पे डेट इक्विटी रेशियो अफेक्ट क्यों हो रहा है ना? व्हाई देयर इज अ अफेक्शन ऑन डेट इक्विटी रेशियो, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? एक एग्जांपल से समझते हैं। से लेट्स सपोज अभी बिफोर बायबैक कंपनी का सिचुएशन क्या है और आफ्टर बायबैक क्या सिचुएशन है वो बता रही हूं मैं आपको। बिफोर बायबैक एंड आफ्टर बायबैक। अच्छा, कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ डेट्स लिखे हुए होंगे, कुछ कैपिटल लिखी हुई होगी। लेट्स सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी हुई है से 100 करोड़ की, 100 करोड़ की कैपिटल है, और साथ ही में कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और वो दे रखे 50 करोड़ के, 50 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है, और साथ ही में डेट्स दे रखे हैं, डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 300 करोड़ की, 300 करोड़ का। ये है बिफोर बायबैक का सिचुएशन। क्या आप बताओ मुझे, यहां पे डेट इक्विटी रेशियो हमने प्रॉपर्ली मेंटेन किया है क्या? पक्का? डेट कितना दिखाई दे रहा है? 300 करोड़ का। इक्विटी कितनी दिखाई दे रही है? 150 करोड़ की, तो 2 टाइम्स हो गई। तो एकदम एप्रोप्रिएट रेशियो कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है, दो टाइम्स से ज्यादा है नहीं, 2 टाइम्स मैक्सिमम आपने मेंटेन किया हुआ है। ये बात क्या? अब मान लेते हैं, लेट्स सपोज कंपनी क्या कर रही है, अपने इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रही है, इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रही है। से लेट्स सपोज 20 करोड़ के इक्विटी शेयर का बायबैक हो रहा है। कितने करोड़ का? 20 करोड़ के इक्विटी शेयर्स का बायबैक हो रहा है। और कंपनी के पास क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस काफी सारे हैं, तो कंपनी प्लान्ड कि हम रिजर्व एंड सरप्लस से ही अपना बायबैक कंप्लीट कर ले। ओके, अच्छा, तो क्या करोगे? फ्री रिजर्व 2 CRR कर लोगे, तो अल्टीमेटली रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल तो सेम ही रहेगा ना, वो सेम रहेगा, श्योर। अब कहां कहां इंपैक्ट पड़ेगा इसका वो देख लेते हैं, लेट्स सी। इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। होगी। कितने करोड़ से? 20 करोड़ से, और साथ ही 20 करोड़ का कैश बैलेंस आपका कम हो जाएगा, बैंक है ना, तो असेट और लायबिलिटी दोनों में से 20-20 करोड़ का बायबैक हो जाएगा। हम कितने करोड़ का बायबैक कर रहे हैं? 20 करोड़ का। अच्छा, बिफोर बायबैक की बैलेंस शीट क्लियर है क्या? श्योर? मैंने बोला कि हम बायबैक कर रहे हैं, लेट्स सपोज 20 करोड़ का। आया कहां से? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है हमारा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 20 करोड़ का हम बायबैक कर रहे हैं, तो अगर हम 20 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं तो आफ्टर दैट व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ आवर बैलेंस शीट, वो हम चेक कर रहे हैं। तो कैपिटल रिड्यूस होकर के कितनी रह जाएगी? पक्का? विल देयर एनी इंपैक्ट ऑन रिजर्व एंड सरप्लस? नो, क्योंकि हमने क्या किया? फ्री रिजर्व टू CRR कर दिया, तो फ्री रिजर्व का पैसा दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, तो समाउ टोटल तो सेम ही रहेगा। तो वो सेम टू सेम कितना रहने वाला है? 50 करोड़। एंड डेट्स पे तो कोई इंपैक्ट आया ही नहीं, डेट्स तो विल रिमेन सेम। तो डेट्स कितने हमारे? वही सेम टू सेम 300 करोड़ के। क्या ये बात सबको समझ में आई यहां तक? बोलो, क्या समझ में आया? वापस से रिपीट करती हूँ, एक बार वापस से हम लोग सुन लो, जिन जिनको समझ में नहीं आया वापस से अगेन अंडरस्टैंड करना। देखो, हम बात कर रहे हैं बायबैक के वक्त डेट इक्विटी रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
हमने देखा बैलेंस शीट जो हमारी है बायबैक से पहले वो क्या स्टेटस शो कर रही थी, क्या कर रही थी, इक्विटी शेयर कितना दिख रहा था 100 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस कितना अपेयर हो रहा था 50 करोड़, कितना हो गया इक्विटी का टोटल अमाउंट, कितना हो गया, समझ में आया, ये कहां से आया 150 बताना जरा, बताओ 150 कैसे आया इक्विटी का अमाउंट, फॉर्मूला पुट नहीं किया क्योंकि आपने इक्विटी का फॉर्मूला लिखा है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, नीचे लिखा तो था फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे ही कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करोगे क्या निकल जाएगी, इक्विटी निकल जाएगी। तो बताओ जरा कितनी है इक्विटी 150 करोड़। अब आया समझ में ये बात, ये इतनी देर से ये सोचते 150 करोड़ आया कहां से, फॉर्मूला पुट किया बेटा हमने, फॉर्मूला इक्विटी का फॉर्मूला, ठीक है, देखो डेट अपॉन इक्विटी, दिस इज आवर फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में डेट तो साफ साफ दिख रहे हैं आपको, सबको दिख रहे हैं, ठीक है लिख देती हूं, इक्विटी साफ साफ नहीं दिख रही है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेज एंड फिक्टिशियस। अब मैंने थोड़ा सा इजी काम कर दिया, लॉसेज दिए नहीं आपको, माइनस नहीं करना पड़ेगा, तो सिर्फ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दो, तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये हो गए 150 करोड़, ठीक है। तो 300 करोड़ में 150 करोड़ का डिवाइड दोगे तो कितना टाइम्स होता है 2 करोड़, नहीं 2:1 2 करोड़ नहीं होता, 2:1 होता है, ठीक है बेटा, ठीक है 2:1 क्लियर। यहां तक बताओ किसको नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ फटाफट, ऑल क्लियर है ना, ऊपर से तो नहीं निकल गया, ठीक है डन। अब आगे सुनो, मान लेते हैं लेट्स अज्यूम कि हम कितने करोड़ का बायबैक कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है भाई, क्वेश्चन का पार्ट है, हम कितना बायबैक कर रहे हैं, अगर 20 करोड़ का बायबैक करोगे तो कैपिटल रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, पक्का पक्का होगी, ऑब्वियसली आप बायबैक कर रहे हो भाई, तो पैसे भी जाएंगे और कैपिटल कम हो जाएगी, है ना, तो असेट और लायबिलिटी दोनों में इंपैक्ट पड़ जाएगा, 20 करोड़ से कैपिटल कम और 20 करोड़ से बैंक का बैलेंस भी कम, तो जैसे ही 100 करोड़ से आपकी कैपिटल 80 करोड़ रह गई, ठीक है, तो वैसे आपका बैंक का बैलेंस भी कम हो जाएगा, तो हमें एसेट साइड से कोई मतलब नहीं है, हम तो लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट डेट पे आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 80 करोड़ एंड देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि आपने पीएनएल से सीआरआर क्रिएट किया तो अल्टीमेटली वो रिजर्व एंड सरप्लस में रहेगा, तो ये कितना है 50 करोड़, और डेट पे तो कोई इंपैक्ट आया नहीं, डेट तो सेम टू सेम ही है, दैट इज व्हाट 300 करोड़। इज दिस ओके, इज दिस ओके। अब आफ्टर दिस बायबैक मेरा डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो गया है, आफ्टर डेट तो सेम है 300 करोड़, लेकिन इक्विटी चेंज हो गया है, इक्विटी अभी 80 प्लस 30 रह गया है, एंड दैट इज व्हाट 130 करोड़। कितना आया ये, हाँ तो नहीं आएगा ना, बताओ कितना आ रहा है, वही तो समझा रही हूं, 2.38 is to 1। इसका मतलब यहां पे कंडीशन कंप्लाइंस नहीं हो रही है, हमारा प्रोविजन क्या बोलता है कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2:1, बट इन दिस सिचुएशन आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ गया है, विच इज नॉन कंप्लाइंस ऑफ द प्रोविजन। तो अब आपको कुछ और काम करना पड़ेगा, कोई मुझे यहाँ पे ऑप्शन सजेस्ट कर सकता है क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड आई डू, नए शेयर इशू कर दें, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है, इंस्टेड ऑफ बाइंग बैंक फ्रॉम रिजर्व्स आपको बायबैक कहां से कर लेना चाहिए, कैपिटल से, न्यू कैपिटल से बायबैक कर लेना चाहिए। तो 20 करोड़ के अगर आपने इक्विटी शेयर बायबैक किए हैं तो दूसरे नए शेयर इशू कर दो 20 करोड़ के, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल सेम हो जाएगी आपकी, तो फिर डेट इक्विटी रेशियो में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, सबको क्लियर है बात।
तो हमेशा आपको बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो कितना मेंटेन करना है, 2:1 मेंटेन करना है। एग्जाम्पल नोट करो फटाफट से, एग्जाम्पल जल्दी नोट करिए सब लोग। फॉर्मूला भी नोट कर लेना डेट इक्विटी का। एग्जाम्पल लिख लिया सबने? यही तो एग्जाम्पल और क्या है? अरे ये लिखो। नोट कर लो फटाफट से क्योंकि मैं रफ करूंगी ना इसको, इसलिए बोल रही हूँ नोट कर लो। यस, डिलीट। मैम मीन्स 2:1 से कम हो सकता है। हाँ बिल्कुल कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा डेट्स होना इसका मतलब कंपनी में रिस्की सिचुएशन अराइज होना, रीपेमेंट में डिफॉल्ट होगा फ्यूचर में, इसलिए बिफोर बायबैक एंड आफ्टर बायबैक करके ये सिचुएशन लिख लो और दोनों का डेट इक्विटी रेशियो निकाल लो। तो पहले केस में 2:1 आ रहा है, दूसरे केस में 2.38:1 आ रहा है। तो नीचे लिख देना दिस इज नॉन कंप्लाइंस, दिस इज नॉन कंप्लाइंस। डेट इक्विटी रेशियो भी है ना, उस रेस्पेक्टिव हेड के नीचे लिख लेना। बिफोर वाले के नीचे 2:1 कैलकुलेशन कर लेना और आफ्टर वाले के नीचे ये वाला कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। कॉपी में लिख लो, स्पेस नहीं है। ऑल डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वेट कर रही हूँ। लाइव में सबका हो गया क्या? यस मैम। ठीक है, लिख लो जल्दी लिख लो। अच्छा हो गया बेटा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। अच्छा 3 कंडीशन वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। पहली कंडीशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय, और नहीं लिखा है तो लिस्टेड कंपनी के केस में क्या करना पड़ता है, पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। सोर्सेस पढ़े थे, सोर्सेस कौन कौन से? 3, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्रेशर इशू कर सकते हैं अपन। अच्छा थर्ड कंडीशन बोलता है डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम। इससे ज्यादा डेट्स नहीं होने चाहिए, ज्यादा डेट्स होना थोड़ा रिस्की हो जाता है। एक्सेसिवली अति में लोन लेके रखोगे तो रीपेमेंट में डिफॉल्ट तो करोगे। किसमें? फ्री रिजर्व, पीएनएल, जनरल रिजर्व यूज करके सीआरआर क्रिएट करते हैं। कहाँ है आज? याद है प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पढ़ा था हमने, याद है क्या? क्यों प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया था हमने? प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन फ्री रिजर्व से क्रिएट किया था हमने, फ्री रिजर्व से सीआरआर। हाँ आज ये दूसरी दुनिया में है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है कभी कभी, इट्स ऑल राइट। चलो नेक्स्ट कंडीशन में बढ़ते हैं आगे।
टाइम गैप कितना टाइम गैप, 2 बायबैक के बीच का टाइम गैप एटलीस्ट कितना होना चाहिए। ऐसे नहीं अभी बायबैक किया फिर 4 महीने बाद वापस बायबैक किया फिर 4 महीने बाद वापस बायबैक करो, ऐसे नहीं अलाउड होता है। एक बायबैक से लेकर के दूसरे बायबैक के बीच में टाइम गैप कम से कम कितना होना चाहिए, 1 ईयर का। तो 1 बायबैक से नेक्स्ट बायबैक मिनिमम गैप 1 ईयर, मिनिमम गैप 1 ईयर। ओके, बहुत सिंपल सी कंडीशन है ये। तो नेक्स्ट कंडीशन में पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या ये बात पहले पढ़ी थी? जब भी स्पेशल बिजनेस जाता है तो क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो जाएगा जाएगा। और सेक्शन 102 में मैंने आपको 4 ट्रांजेक्शन बताए। अड्डा, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ये 4 ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। इसके अलावा कोई भी 5वां ट्रांजेक्शन क्या होता है, स्पेशल बिजनेस। और स्पेशल बिजनेस के लिए क्या देना पड़ता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। सबको याद है ये बात? ठीक है, ओके, गुड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट। नेक्स्ट बायबैक, अगला जब भी बायबैक करोगे, नेक्स्ट भी पूछ रहे हो ना, तो नेक्स्ट मतलब अच्छा अटैचमेंट। अच्छा, लिमिट फॉर बायबैक, अब कितना मैक्सिमम बायबैक आप कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बायबैक के प्रोविजंस में। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबका कंसंट्रेशन लेवल क्लास में होना चाहिए। सब आ जाओ क्लास में, वापस से क्लास में। ये नहीं, हम ब्रेन से कहीं भी घूम जाते हैं, पूरी दुनिया घूम लेते हैं 1 सेकंड में। कभी कभी अचानक से आता है, आज मम्मी खाने में क्या बनाएगी, या पीजी में आज क्या खाने को मिलेगा, है ना। अगर पीजी में आज ये बना होगा ना तो पक्का बाहर से ऑर्डर करेंगे, आज पीजी में नहीं खाएंगे। मतलब दिमाग में ना पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। या फिर आज शाम को पार्टी में जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। बैठे क्लास में होते हो, कंपनी लॉ की क्लास में बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम के आते हो। तो सब क्लास में आ गए क्या? पक्का? और लाइव वाले भी आ गए सब क्लास में? यस मैम। गुड है, वेरी गुड। अब इधर तो घूमना मत, और मैं जो बोल रही हूं उसको कान, आंख और दिमाग सब खोल के सुनना। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच बायबैक कैन बी डन बाय अ कंपनी, ठीक है। और अगर इस लिमिट के बियॉन्ड जाके आपको कुछ भी करना है तो फिर सेक्शन 66 में फॉलो करना पड़ेगा, मतलब रिडक्शन ऑफ कैपिटल में। तो बायबैक बोलता है कि आप इस लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते। वो लिमिट मैंने आपको 2 बताई थी, याद हो आपको? विद इन द लिमिट BR पास होता है और बियॉन्ड द लिमिट SR पास होता है। 2 लिमिट होती है इसका मतलब यहाँ पे। तो कौन कौन सी 2 लिमिट है, लेट्स अंडरस्टैंड। बोर्ड रेजोल्यूशन की लिमिट अलग है और मेंबर्स की SR की लिमिट अलग है। तो पहले देखते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है। दैट इज व्हाट, अप टू, लेकिन सिर्फ ये 10% याद करना डेंजरस होगा। बहुत सारे बच्चे से परसेंटेज 10%, 25%, दैट इज एब्सोल्युटली डेंजरस। क्योंकि 10% किसका, ये तो हमने याद ही नहीं किया। और एग्जाम में कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 10% ऑफ देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। यहां पे फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूड कर लेना, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व होता नहीं है, बट बायबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम कंसिडर किया जाता है। बायबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम कंसिडर किया जाता है। मेरी बात वापस ध्यान से सुनना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ BR पास करके ही बायबैक करना है, वो चाहते हैं कि हम मेंबर से कंसेंट ना ले, हम खुद ही कर लें, तो उनकी औकात बायबैक करने की कहां तक है? 10% तक। किसका 10% निकालोगे? मेरा कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ऐसा बोल लूं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, चलेगा, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसका कितना परसेंटेज? 10%, 10%, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर बायबैक करोगे तो फिर किससे पूछना पड़ेगा? मेंबर्स से। और कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो क्या मेंबर से एसआर पास करा के कितना भी बायबैक कर लोगे? इनकी भी तो कुछ औकात होगी, तो वो औकात फिक्स की हुई है यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट 25%। कितना परसेंट? मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है। ओके, मैक्सिमम अप टू 25%। लेकिन यहाँ पे अभी कैपिटल थोड़ी सी चेंज हो रही, देखो जरा सा, पेड अप कैपिटल आ गई है। यहाँ पे क्या लिखा होता? अब मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, बोर्ड की औकात कम है कि ज्यादा? बोर्ड की औकात कम है कि ज्यादा? कम है ना। मेंबर्स की औकात कम है कि ज्यादा? तो जब मेंबर की औकात ज्यादा है तो उनकी कैपिटल भी ज्यादा है, और बोर्ड की औकात कम है तो उनकी कैपिटल भी, इसलिए यहाँ पे कौन सी कैपिटल है सिर्फ, और यहाँ पे कैपिटल कौन सी है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों है। पेड अप कैपिटल वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों। याद रहेगा आप लोग को भाई, कम औकात है तो कैपिटल भी कम है, और ज्यादा औकात है तो कैपिटल भी ज्यादा है। तो यहाँ पे विल टेक इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, और फ्री रिजर्व में अगेन वही प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, अब फिर से एक इसने बाउंसर मारा, एक और देखो, ऐसे बाउंसर मारते हैं ना, प्रोवाइडेड करके, प्रोवाइडेड इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आप बायबैक कर रहे हो तो किसी भी हालत में वो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं, ये क्या बोल रही है? इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो तो वो किसी भी केस में 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये पूरी रामायण जो हमने गाई है ना, इसको हमें एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, ऐसे तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं, ऊपर से पार हो जाएगा। लिमिट याद कर लें एक बार, बोर्ड की लिमिट कितनी है? और व्हाट? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, मेंबर्स की एसआर की लिमिट कितनी है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक हो रहा है तो किसी भी केस में ओके, किसका 25%? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल से, ठीक है। अब लिमिट तो याद करी हमने, अब एक बार एग्जांपल में सेट करके देखते हैं बोलना क्या चाह रहा है। तो अब एक बार एग्जांपल को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड, हम दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बोर्ड का लिमिट और मेंबर्स का लिमिट। लेट्स सपोज कंपनी है ए लिमिटेड। यस बेटा, कुछ बोल रहे हैं? नो, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड नाम की कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है दैट इज 100 करोड़। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है दैट इज 50 करोड़। देन फ्री रिजर्व्स आपको दे रखे हैं, फ्री रिजर्व्स दैट इज अगेन 50 करोड़। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। और अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना है अपर लिमिट कि बोर्ड कितना बायबैक कर सकता है, मेंबर्स कितने बायबैक कर सकते हैं, और अगर इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो तो कितना बायबैक किया जा सकता है। चलिए, लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। हम यहां पे पहले बोर्ड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन एसआर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। बोर्ड के हिसाब से पहले फॉर्मूला लिख देती हूं मैं, दैट इज व्हाट 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल, है ना। इक्विटी कैपिटल तो वही होगी ना, इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो कोई नहीं, जाग रहे, अच्छी बात है। प्लस
रिजर्व। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी में तो है नहीं, तो वो लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो मैंने सिर्फ ये दोनों ही लिख दिया। वेरएज एसआर जब पास करते हैं तो उसका फॉर्मूला भी मैं यहां लिख देती हूँ, दैट इज व्हाट, पेड अप कैपिटल प्लस, ठीक है, ओके। यही फॉर्मूला पढ़ा था क्या हमने? यही फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम वैल्यूज अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 10% ऑफ क्या, पेड अप इक्वली शेयर कैपिटल, कितनी दिखाई दे रही है? ठीक है, प्लस रिजर्व्स कितने दिखाई दे रहे हैं? तो 150 करोड़ का 10% कितना होता है? इस लिमिट में कैलकुलेशन में कोई परेशानी है किसी को? नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला याद होगा तो पुट कर लो बस। सेकंड केस में कितना परसेंटेज बोल रहा है? ठीक है, 25% निकाल लेते हैं। किसका? अब पेड अप कैपिटल, इसका मतलब दोनों आएगी 150 करोड़, दोनों कैपिटल लेनी है। 150 करोड़ प्लस 50 करोड़, दैट इज 200 करोड़। 200 करोड़ का कितना परसेंट? 25%, दैट कम्स टू, एम आई क्लियर? क्या ये मैक्सिमम लिमिट निकालने में कोई परेशानी किसको? नहीं। अब प्रोवाइडेड करके एक बात बोली थी इसने कि आप किसी भी हालत में इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ओके, प्रोवाइडेड प्रोविजो भी ऐड कर देते हैं। प्रोविजो मैक्सिमम लिमिट फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज व्हाट, 100 करोड़ का कितना परसेंट? 25%, ओके। 100 करोड़ का 25%, दैट कम्स टू, ओके। अब सुनो, यहां पे तो ऑलरेडी लिमिट कितनी है, तो विद इन द लिमिट कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सेकंड केस में कितनी लिमिट आ रही है? तो क्या आप पूरे एंटायर 50 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक कर पाओगे? सिर्फ कितना कर पाओगे? अच्छा, कंपनी अगर चाहे तो 50 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर बायबैक कर सकती है, कर सकती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ किस पे लगाई थी? इक्विटी शेयर पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। अगर सेकंड केस में कंपनी इज विलिंग कि आप पूरे 50 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर बायबैक कर लेते हैं अपन तो कंपनी कैन डू सो, company can do so, there is no problem at all, because such restriction is being imposed on equity share only, it is not being imposed on preference share। ठीक है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हैं हम, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, किसी का भी बायबैक हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का बायबैक किया तो अलाउड होगा पूरे 50 करोड़ का। अच्छा, कंपनी बोलती है पार्शियल पार्शियल कर लेते हैं, इक्विटी शेयर जितना अलाउड है उतना कर लेते हैं, बाकी का प्रेफरेंस शेयर कर लेंगे, तो ऐसा कर सकती है, बिल्कुल। मान लो 25 करोड़ की इक्विटी शेयर करना चाहती है, कर लो। अभी भी लिमिट कितनी बच रही है? 25 करोड़ की। 50 करोड़ की टोटल लिमिट थी हमारे पास, जिसमें से 25 करोड़ के इक्विटी शेयर बायबैक हुए, तो बैलेंस 25 करोड़ का क्या मैं प्रेफरेंस शेयर बायबैक कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? पक्का? तो अब एक लिमिट कैलकुलेट करके बताओगे? चलो फटाफट से लिखो एक क्वेश्चन लिखवा रही हूं मैं, लिखो। हाँ, सॉल्व करना है, आलसी मत बनो बिल्कुल भी। तो जहां भी लिखना वहां लिखो, लिखो। क्वेश्चन छोटा होगा, सॉल्यूशन तो बड़ा ही होगा ना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पूछो ही मत। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 करोड़। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
100 करोड़, 100 करोड़, फ्री रिजर्व 200 करोड़। आपको लिमिट निकालनी है, वही बोर्ड रेजोल्यूशन की लिमिट, मेंबर्स की लिमिट और इक्विटी शेयर की लिमिट, तीनों निकाले। फटाफट से कैलकुलेट बताओ क्या आ रहा है आंसर सबका। लेट्स सी कौन सबसे पहले करके दिखा रहा है मुझे। हु इज द जीनियस ऑफ दिस क्लास? लेट्स सी। नाम अनाउंस करूंगी जो जो जीनियस होंगे आज के। देखते लाइव वाले पहले करते हैं या क्लास वाले पहले करते हैं? नहीं, पूरा एक साथ, पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट दोनों बता दिए। हाँ बताओ। 70 करोड़ आ रहा है, 200 करोड़ आ रहा है, और इक्विटी शेयर का 125 करोड़ आ रहा है। सबका यही आ रहा है या किसी का कुछ और आ रहा है? सेम? कुछ डिफरेंट आंसर हो तो बता सकते हैं। लाइव वालों का भी यही आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है। चेक कर ले। चले तो चेक करते हैं। अच्छा, फॉर्मूला वही पुट करते हैं वापस से, है ना? फॉर्मूला पुट करते हैं अपना अपना। हाँ जी, सबसे पहले 10% ऑफ वही पेयर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जो अभी आपका रिजर्व है वो ऐड करेंगे। 500 करोड़ प्लस 200 करोड़, इसका 10%। एकदम सिंपल था। सेकेंडली आपको ऐड करना था उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, तो 800 करोड़ हो गया, उसका 25% निकालना था, तो 800 करोड़ का 25% दैट इज 200 करोड़, ठीक है ना? और थर्ड सिंपल बोलता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का मैक्सिमम 25% आप कर सकते हो, तो इसका 25% 125 करोड़। और अगर सेकंड केस में हम बात करें, ऑल्दो लिमिट हमारी 200 करोड़ की है, बट इक्विटी शेयर का बायबैक 125 करोड़ तक ही हो सकता है। अगर कंपनी चाहे तो रिमेनिंग क्या बायबैक कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर बायबैक कर सकती है। ओके, क्लियर? वेरी गुड। चले अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये इरेज कर दो पूरा। ये स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? देख लिया? ठीक है। अब है मेथड्स ऑफ बायबैक। मेथड्स ऑफ बायबैक, तो बायबैक कैसे कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से प्रोपोर्शनल बेसिस पे, प्रोराटा। अच्छा सुनो, प्रोराटा कैसे करोगे? सारे शेयर होल्डर्स हैं, सबको कंपनी ने बोल दिया कि हम सबसे 10% बायबैक करेंगे, तो जिसके पास जितने जितने शेयर्स है उसमें से वो 10% जो है कंपनी को सरेंडर कर सकता है। अगर किसी के पास मान लो 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 का 10% 1,000 शेयर सरेंडर करेगा। अगर किसी के पास 1 लाख शेयर है तो उसका 10% कर देगा। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा बेसिस पे बायबैक करना। तो कंपनी सबको प्रोपोर्शनेट राइट दे रही है कि सब 10% बायबैक करना चाहे तो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, ऑप्शन नहीं है। किसी को लगता है कंपनी के शेयर बहुत अच्छे हैं तो वो नहीं बेचेगा, किसी को लगता है कि अच्छी बात है कंपनी ऑप्शन दे रही है, इससे ज्यादा प्राइस कभी मिलेगी भी नहीं, निकल लो और पैसा रियलाइज कर लो। तो वो टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो रखना चाहता है शेयर को या बेचना चाहता है। बट यहाँ पे ऑफर जो दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से वो सबको प्रो राटा बेसिस पर दिया जा रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है? पहला केस सबको क्लियर है? ठीक है, दूसरा केस देखेंगे। फ्रॉम ओपन मार्केट। अच्छा, आप ओपन मार्केट में परचेस कर रही है कंपनी, तो इसका मतलब कंपनी ने क्या किया? प्राइस डाल दी। अब जो जो लोग उस रेस्पेक्टिव प्राइस अग्री करते हैं वो अपने प्राइस टेंडर कर देंगे और ऑटोमेटिकली स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग डन हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है? एनोनिमस बेसिस पे।
एनी आइडिया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है? एनोनिमस ट्रेडिंग सिस्टम होता है, मतलब बायर को सेलर नहीं पता होता, सेलर को बायर नहीं पता होता। क्या होता है वहां पे? सिंपली प्राइस डाली जाती है कि आज के रेट में मैंने बोला मुझे रिलायंस के शेयर इतने रुपए में बेचने हैं, मान लो सेम प्राइस पे किसी को खरीदने होते हैं तो उसकी प्राइस मैच हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग डाउन हो जाएगी। इस तरह से एग्जैक्टली कंपनी ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी कि हम कंपनी है, हम अपने शेयर जो है वो इतने प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो जो जो लोग चाहेंगे वो अपने अपने शेयर जो है वो बेच देंगे उस रेस्पेक्टिव प्राइस पे। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट परचेज। क्या इस रेस्पेक्टिव परचेज में प्रो राटा राइट दिया गया था किसी को? नहीं, यहाँ पे जिसके पास जो शेयर है वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं, है ना, ट्रेडिंग हो रही, सिंपल मार्केट ट्रेडिंग। थर्डली, एम्प्लॉइज से स्वेट इक्विटी या इसॉस विसॉस, मतलब रेस्पेक्टिव कैटेगरी से बायबैक किया जा रहा है। हम पूरे सारे शेयर होल्डर से बायबैक नहीं कर रहे, हमने बोला एम्प्लॉइज के पास जो स्वेट इक्विटी शेयर है सिर्फ उसका बायबैक करेंगे, एम्प्लॉइज के पास जो इसॉस के शेयर है सिर्फ उसका बायबैक करेंगे। तो यहां पे कैटेगरी वाइज बायबैक किया जा रहा है, कैटेगरी वाइज। क्या ये तरीके समझ में आए सबको? तो यहां पे पहला तरीका कौन सा हुआ? प्रो राटा, दूसरा ओपन मार्केट, तीसरा एम्प्लॉइज से आप बायबैक कर रहे हो। ये सिर्फ प्रिविलेज किसके लिए? एम्प्लॉइज के लिए। देन सेम काइंड ऑफ शेयर्स shall not be issued for a period of, अभी बायबैक किया फिर आपने वापस से सेम काइंड ऑफ शेयर इशू कर दिए, तो बायबैक का फायदा क्या हुआ? तो 6 महीने के बाद ही आप सेम काइंड ऑफ शेयर इशू कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बायबैक के लिए भी तो शेयर इशू किए थे, वो शेयर सेम काइंड के नहीं होते कभी भी। जब भी आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं या बायबैक करते हैं, वहां पे जो भी शेयर इशू किए जाते हैं, प्रोसीड्स ऑफ इशू, वो हमेशा डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, सेम कैटेगरी के नहीं होते। और सेम कैटेगरी को फर्दर इशुएंस के लिए 6 महीने का और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि 6 मंथ्स तक आप सेम कैटेगरी के शेयर इशू नहीं करेंगे। बट एक्सेप्शन है, अगर बोनस इशू लाना चाहते हो तो ला सकते हो, स्टॉक ऑप्शन स्कीम है या स्वेट इक्विटी शेयर है तो ला सकते हो, क्योंकि यहां पे कुछ स्कीम के अंदर लेके आ रहे हो, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बोनस अलाउड है, स्टॉक ऑप्शन अलाउड है और स्वेट इक्विटी भी अलाउड है। इज दिस ओके? श्योर है सब लोग? अच्छा, आगे देखो, रिटर्न ऑफ बायबैक। जैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो, है ना, जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हो, अलॉटमेंट की रिटर्न फाइल करते हो, एग्जैक्टली बायबैक की भी रिटर्न फाइल की जाएगी। और बायबैक की रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल की जाती है? SH11 में। कौन से फॉर्म में? SH11 के अंदर। SH11 में बायबैक की रिटर्न फाइल की जाएगी और ये कितने डायरेक्टर साइन करेंगे? इंक्लूडिंग इफ है नहीं, मतलब अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो एक एमडी होगा, एक डायरेक्टर होगा, अगर नहीं है तो दोनों डायरेक्टर हो जाएंगे, चलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अनलेस ऑल द शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बायबैक आर, मतलब पार्टली पेड अप शेयर्स का ना तो रिडम्पशन होता है ना ही बायबैक होता है। रिडम्पशन में भी हमने पढ़ा फुल्ली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, यहाँ बायबैक में भी सेम कंडीशन है, शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप का नो बायबैक। ठीक है, अच्छा बहुत सारी कंडीशंस हो गई, एक बार रिकैप करते हैं, ये सब सफाया हो जाएगा। सबसे पहले आर्टिकल से ऑथराइजेशन होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में, पोस्टल बैलेंस, ठीक है, पोस्टल बैलेंस। फिर नेक्स्ट कंडीशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वो उसके साथ साथ याद कर लेना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देन क्या बोला? टाइम कैप कितना? कब से कब तक? एक बायबैक से लेकर के दूसरे बायबैक के बीच में। डेट इक्विटी रेशो से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर हमने लिमिट पढ़ी, लिमिट बोर्ड रेजोल्यूशन की एंड मेंबर्स की, और इक्विटी शेयर की इंडिविजुअल लिमिट भी देखी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आगे मूव ऑन जो करें, तो हमने बोला मेथड्स की बात की, तो 3 मेथड्स हमने नाम पढ़े यहाँ पे। वैसे सेबी में मेथड्स अलग होते हैं, ये कंपनीज एक्ट के मेथड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 मेथड क्या बोले? प्रो राटा, ओपन मार्केट एंड एम्प्लॉइज से, ईसॉस स्वेट इक्विटी जो भी कर रहे हो वैसा बायबैक कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बोली कि सेम कैटेगरी के जो शेयर इशू करने हैं ना, 6 महीने तक मत कर देना, 6 महीने के बाद ही कर सकते हो। एक्सेप्शन क्या बोला? बोनस, स्वेट इक्विटी एंड
ईसॉस विसॉस, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के कोई शेयर्स होंगे, वो अलाउड है। फिर क्या बोला, कौन से फॉर्म में जाएगी, SH11, कितने डायरेक्टर साइन करेंगे, उसमें से एक MD इफ एनी, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड शेयर्स क्या होने चाहिए, पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक। लाइव वाले सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात, यस मैम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, यस मैम। ठीक है। आगे देखो, द कंपनी shall maintain a register of shares or other securities which have been bought back in form number SH, मतलब रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन करना है, उसका फॉर्म क्या है, SH10। अच्छा, उससे पहले हमने एक पढ़ा था रजिस्टर SH3 स्वेट का, एक और रजिस्टर पढ़ा था SH6 ईसॉस का, 2 रजिस्टर पढ़े थे ना पहले। अच्छा, SH7 तो हम ROC को फाइल करते हैं, हाँ, वो तो ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल का सेक्शन 61 का जो ऑल्टरेशन था उसके लिए सेक्शन 64 में फाइल किया था हमने, है ना। अच्छा, देन उसके बाद अभी तो हमने 2 फॉर्म पढ़े, SH10 और 11। 10 तो किसका है, रजिस्टर का, और 11 किसका है, रिटर्न ऑफ बायबैक, ठीक है। द सेट रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखे जाते हैं जब तक कि अदरवाइज कोई प्लेस डिसाइड ना हो। तो इन जनरल सारे के सारे रजिस्टर्स कहां रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं। एंड शैल बी कैप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर किसी और को ऑथराइज किया हुआ होगा, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो ऑटोमेटिकली उसकी कस्टडी में ही होंगे। द एंट्रीज इन द रजिस्टर shall be authenticated by the secretary of the company or any other person authorized by the board in this behalf। अब भाई जिसकी कस्टडी में वही तो ऑथेंटिकेट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में तो वो कर देगा, अदरवाइज पर्सन की कस्टडी में तो वो कर देगा। तो अल्टीमेटली जिसकी कस्टडी में वही उसको क्या करेगा, ऑथराइज भी करेगा। यहां तक सबको समझ में आया, प्रोविजंस याद हुए, प्रैक्टिकल कर पाओगे इसका पक्का। तो ना आज इतना ही डाइजेस्ट करो बस, हाँ, मुझे पता है इससे डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे, फिर वो पता नहीं क्यों क्या। अभी प्रोविजन बाकी है इसमें, अभी हम प्रोसेस भी पढ़ेंगे इसकी, तो उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल बायबैक पूरा हो जाएगा हमारा। तो इसलिए यहां तक एक बार अच्छे से पढ़ के आएंगे सब लोग, बेईमानी मत करना। कल मैं सेक्शंस भी पूछूंगी और साथ ही में फॉर्म नंबर्स भी पूछूंगी, ठीक है।